गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और ये सीरीज चल रहा है उसका फायदा उठा रहे होंगे। आपके सीरीज में अगर देखा जाए तो क्या क्या कंप्लीट कर रखा है, तो आपके सीरीज में मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंप्लीट करवा दी है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ साथ आपका क्या नर्सिंग रिसर्च भी कंप्लीट करा है। नर्सिंग रिसर्च तो वैसे ही है, मैं पढ़ाते समय भी बोली थी, जैसे कि ट्रेन में अगर टिकट के साथ साथ आपको फ्री का खाना मिल जाए तो उस फ्री के खाने में अगर आपको नाश्ता मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। उस नाश्ते को आप क्या समझो? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रो बायोलॉजी को आज हम लोग पढ़ेंगे इसको। और जो आरआरबी में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया है वैसा क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आपको एक प्रैक्टिस रहे। आप जब पेपर में बैठो तो आपको पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ के आया हूं या पढ़ के आई हूं, मैं पेपर कर सकती हूँ। आप 100 क्वेश्चन में आपके दिमाग में अगर किसी कोने में ये चल रहा, अरे मैंने तो माइक्रोबायोलॉजी छुआ भी नहीं है, ओ सोशियोलॉजी भी नहीं टच किया, साइकोलॉजी भी नहीं टच किया, तो ये वाला नहीं आना चाहिए। आप टच करो, आप पढ़ो, थोड़ा बहुत उसको देखो, ताकि जब बैठो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने पूरा पढ़ा हुआ, पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़ा हुआ, इससे बाहर और क्या आएगा। इससे आपका पता है क्या होता है, पेपर निकलने का चांस ज्यादा हो जाता है। और क्वेश्चन आपने सारा पढ़ रखा है तो आएगा भी तो उसी में से आएगा ना, अलग से तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रिसर्च करवा दिया है। आज बात करेंगे हम लोग किस टॉपिक पे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ट्रेन में चलते हुए टिकट के साथ नाश्ता जैसा है। उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो आप लोग, कि लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज ड्यू टू। तो अगर बात करें फ्री का नाश्ता किसको नहीं अच्छा लगता भाई? फ्री का ब्रेकफास्ट किसको नहीं पसंद है? इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग तो ब्रेकफास्ट तो करेंगे और फ्री का तो बिल्कुल कर लेंगे। जहीं भी जगह होगी तब भी पेट में हिला डुला के खा के ही जाएंगे। ठीक है, तो लीथल इफेक्ट अगर मॉइस्ट हीट की बात करते हैं हम लोग तो किसकी वजह से होता है? क्या प्रोटीन डीनेचुरेशन होने की वजह से होता है? तो भाई साहब जो प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, जनरली वो डीनेचुरेशन होता क्या है पहले तो ये समझो आप लोग। तो डीनेचुरेशन मतलब बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन होना। क्या ब्रेक डाउन होगा किसका? प्रोटीन का। अच्छा, जो ये एंटीजन होता है वो किससे मिलके बना होता है? एंटीजन आपका प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा तो उसी को हम किस नाम से बोल रहे हैं? प्रोटीन डीनेचुरेशन होना। अगर आप मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा। मॉइस्ट हीट और एक ड्राई हीट मेथड होता है। ड्राई हीट मेथड के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हॉट एयर ओवन होता है। ठीक है, एक होता है ऑटोक्लेव। ठीक, ऑटोक्लेव जो होता है वो आपका क्या होता है? मॉइस्ट हीट होता है। तो लीथल इफेक्ट क्या होता है उसका, कि प्रोटीन का क्या करता है? वो डीनेचुरेशन करता है। ठीक है, अच्छा ये करे कि न्यूट्रिएंट सप्लाई को कट ऑफ कर दे मॉइस्ट हीट जो होता है। तो भाई साहब न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या उसके प्रोटीन को कट ऑफ कर दे, तो ऐसा उसका नहीं है वो ब्लड सप्लाई रोक दे, वो मशीन ऐसा काम नहीं करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉक्सिक कर दे, उसको डैमेज कर दे डीएनए को, तो नहीं भाई साहब। इसका आंसर क्या जाने वाला है? उसका आंसर ए जाने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें कि मॉइस्ट हीट मेथड होता क्या है, तो मॉइस्ट हीट मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑटोक्लेव होता है। क्या होता है आपका? मॉइस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मॉइस्ट की। अगर हम लोग मॉइस्ट करेंगे मतलब कि जिसमें वेपर बने, तो मॉइस्ट ऑटोक्लेव जब करेंगे तो उसमें क्या बनेगा? वेपर बनेगा। पॉस्चराइजेशन जो होता है वो आपका बेस्ट मेथड पूछ रहा है ना, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो वो उसमें नहीं आएगा आपका। हॉट एयर ओवन आपका ड्राई में चला जाएगा। तो राइट आंसर अगर कोई आपसे पूछे कि मॉइस्ट हीट मेथड का राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है? वो ऑटोक्लेव जाने वाला है। क्या जाने वाला है? ऑटोक्लेव जाने वाला है। क्लियर है क्या? अच्छा, मॉइस्ट हीट को अगर हम लोग देखें तो एक पैरामीटर होता है, मतलब कितने कितने टेम्परेचर पे क्या क्या रख के हम उसको स्टेलाइज कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे हम लोग। अगर आप टेम्परेचर कितना रखते हो? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस रखते हो। कितना रखते हो? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर रखते हो तो क्या क्या आप स्टेलाइज कर सकते हो? तो उससे आप पॉस्चराइजेशन करवा सकते हो। क्या? पॉस्चराइजेशन। ये मिल्क को स्टेराइल करने का एक तरह का तरीका होता है। इंस्पिशेशन कर सकते हो, इंस्पिशेशन कर सकते हो आप। और क्या? वैक्सीन बात जो है वो स्टेराइल कर सकते हो आप। अगर हम बात करें एट 100 डिग्री, कितने पे होना चाहिए टेम्परेचर?
100 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे जब कुछ हम बॉईल करते हैं, तो जब हम कुछ बॉईल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। टिंडलाइजेशन भी आपका कितना होता है, 100 डिग्री होता है। और करते कैसे हैं, तो इसको 3 डेज तक जो है हमें ये चीजें बॉईल करनी होती है, डेली करना होता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। आपका अगर बात करें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एबव 100 होना चाहिए। तो अगर एबव 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें क्या क्या आएगा आपके पास, तो ऑटोक्लेव आपका बेस्ट मेथड होता है। मॉइस्ट हीट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें स्टीम यूज होता है। स्टीम कितना कितना डिग्री सेल्सियस, एबव 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या यूज होगा, स्टीम यूज होगा, या फिर सैचुरेटेड मॉइस्ट हीट यूज होगा, जो कि बहुत अच्छा होता है किसको किल करने के लिए, और बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंटीजन को किल करने के लिए, उनको पेनिट्रेट करने के लिए। उसके बाद फिर आता है आपका ड्राई हीट मेथड, ठीक है। अगर बात करें हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए इनको 4 कंडीशन चाहिए ही चाहिए होता है। बिना इसके वो अच्छे से प्रॉपर स्टराइल नहीं होंगे। उसके लिए इनको क्या चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एडिक्वेट कांटेक्ट में होना चाहिए मशीन के, और उसमें सफिशियंट हाई टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ना, अगर ऑटोक्लेव बोल रहा है कि आप क्या करोगे, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस आप रखोगे, और आप भाई साहब महान गलती कर दिया आपने। आप टेम्परेचर कितना लेके आ गए, 68 लेके आ गए। अगर आपने टेम्परेचर 68 लेके आ गए तो मतलब वो एडिक्वेट टेम्परेचर भी नहीं है, तो फिर यहाँ आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो खराब हो जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो करेक्ट टाइम और एक्यूरेट टाइम भी मैटर करेगा, और सफिशियंट मॉइस्चर भी चाहिए इसके लिए। तो अगर कोई पूछे 4 कंडीशन क्या क्या है, तो एडिक्वेट कांटेक्ट होना चाहिए, सफिशियंट टेम्परेचर होना चाहिए, करेक्ट टाइम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सफिशियंट मॉइस्चर होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ दैट इज बोथ, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा स्पोर फॉर्म। तो अगर हम लोग बात करें कि आप पर्टिकुलर साइट से एलिमिनेट कर रहे हो किसको, स्पोर्म फॉर्म एंटीजन को, किसको, स्पोर फॉर्म एंटीजन को आप क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, प्लस वेजिटेटिव जितने भी एंटीजन हैं उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको वॉशिंग करना बोलेंगे क्या, भाई साहब वॉशिंग नहीं। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो वेजिटेटिव बोल सकते हैं। जो स्पोर फॉर्म मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो अलग से अपने अंदर विल पावर डेवलप कर ले, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह जिनका जो है वो डेथ ना हो, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन जो होते हैं वो नॉन स्पोरिंग जो एंटीजन होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उन पे काम करता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट कोई सा भी लेके आओ, किसी भी टाइप का आप बैक्टीरिया वायरस लेके आओ, स्टरलाइजेशन क्या करेगा, उसको खत्म करने की क्षमता रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, वो ए जाने वाला है। क्लियर है क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, among these following are the types of autoclaves except one। तो अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव्स की, तो ऑटोक्लेव्स एक तो आपका क्या है, अच्छा अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि ड्राई हीट मेथड कौन सा होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉइस्ट हीट मेथड कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या करके आओगे, ऑटोक्लेव करके आओगे। ऑटोक्लेव अगर कोई टाइप पूछे तो कौन सा होता है, इसका टाइप होते हैं 4। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है ये, सिंपल आयरन जैकेट। दूसरे की अगर हम बात करें तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, सिंपल आयरन जैकेट है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर टाइप का स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव में। हाई प्रेशर हाई वैक्यूम टाइप का ऑटोक्लेव आता है, लेकिन कभी भी हाई प्रेशर लो वैक्यूम टाइप का जो है ऑटोक्लेव नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, उसका राइट आंसर डी जाने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा वो कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है जो ऑटोक्लेव में यूज किया जाता है इन द स्पोर ऑफ, तो आपका बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस जो होता है वो क्या होता है, आपका स्टोर किया जाता है। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे,
यूज किया जाता है ऑटोक्लेव में? कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कौन सा स्पोर यूज करते हैं? तो बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस करके आपका बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो ऑटोक्लेव में क्या होता है? इन ऑटोक्लेव आपका गियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस स्पोर होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। याद रखिएगा आप लोग, कैसा अगर आ जाता है आपसे तो इसको बहुत कम बच्चे करके आएंगे, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ कि स्टीरियो थर्मोफिलस स्पोर जो होता है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर टेस्ट होता है। दीज स्पोर आर द हाईली रेजिस्टेंस होते हैं किसके अगेंस्ट? स्टीम के अगेंस्ट, वेपर्स के अगेंस्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ठीक है, तो स्पोर अगर टेस्ट करना हो तो इसका यूज हम अच्छे से करते हैं ताकि बाकियों को मार सके हम। ठीक, क्लियर है क्या? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम employed for autoclave in the routine bacteriological laboratory? तो अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर कितना रखते हैं और कितनी देर के लिए रखते हैं, तो इसका भी क्राइटेरिया होता है। जनरली टेम्परेचर 121 डिग्री और कितने देर के लिए? तो 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। कितना? 121 डिग्री रखेंगे और कितनी देर के लिए? तो 15 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो स्टेलाइजेशन कंडीशन जो होता है ऑटोक्लेव में, उसमें टेम्परेचर कितना होगा? भाई साहब अभी तक 121 डिग्री बहुत आया है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? 250 फ़ारेनहाइट आ सकता है। क्या आ सकता है? 250 डिग्री फ़ारेनहाइट अब टेम्परेचर पूछ सकता है आपसे। और वेट कितना होगा? तो 15 LBS देखने को मिलेगा। ठीक, 15 LBS या 15 पाउंड पूछेगा। प्रेशर आप उसमें रखोगे और मिनट कितना रखना है? तो मिनट आपको 15 से 20 मिनट ही जो है वो यूज करना है। कितनी देर रखोगे? होल्डिंग टाइम है इसका 15 से 20 मिनट। प्रेशर कितना रहेगा? तो 15 LBS का प्रेशर होगा। टेम्परेचर आपका 250 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, उसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका? 121 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, ये तो है टेम्परेचर आपका। किसके लिए सेट करोगे आप? अनरैप्ड आइटम है आपके पास। तो स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव में दो तरह से होता है। एक ऑटोक्लेव उनका होता है जो आइटम्स अनरैप्ड होते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्लियर हुआ क्या? कि अनरैप्ड है तो 121 डिग्री 15 से 20 मिनट होल्ड करोगे और कितना प्रेशर रहेगा आपका? 15 LBS प्रेशर होगा। और अगर रैप्ड आइटम आप ऑटोक्लेव कर रहे हो तो ये टाइम वेरी करेगा, मतलब कि बोल सकते हैं उसके लिए होल्डिंग जो टाइमिंग होगा वो कितना जाएगा? 30 मिनट्स जाएगा, मतलब 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा रखना है, तब जाके जो है वो अनरैप्ड जो भी आपका आइटम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या होंगे? फिर जाके स्टेराइल होंगे। ऑटोक्लेव को इन्वेंट कौन किया था? तो इनका नाम याद कर पाओगे क्या आप लोग? चार्ल्स चैम्बरलैंड भाई साहब थे। उन्होंने क्या किया था? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ऑटोक्लेव को क्या किया था? इन्वेंट किया था। क्या किया था? इन्वेंट किया था। उन्होंने कहा कि एक तरह का ऑटोक्लेव होता है जिसमें आप रैप्ड और अनरैप्ड चीजें जो है वो स्टेराइल कर सकते हो। कहानी बताई उन्होंने कि अनरैप्ड जो होगा वो कितनी देर के लिए रखोगे? उन्होंने बोला 15 से 20 मिनट रख देंगे। फिर एक भाई साहब बोला अच्छा फिर बताओ अनरैप्ड वाले को, रैप्ड वाले को कितना रखोगे? तो उन्होंने कहा 30 मिनट तक रख देंगे। यही कहानी बता के गेट बंद करके वो चले गए। तब से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे क्या है? आगे देखो आप लोग, स्टेलाइजेशन ऑफ अ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन वेयर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्जिकल इक्विपमेंट आप कहाँ स्टेराइल करोगे, तो स्टेराइल कहाँ करोगे आप सर्जिकल इक्विपमेंट को? तो आप ऑटोक्लेव जो होता है वो सर्जिकल इक्विपमेंट स्टेलाइजेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। क्या बेस्ट माना जाता है? एकदम रट के बैठ जाओ आप कि ऑटोक्लेव जो होगा, ऑटोक्लेव क्या होगा? सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टेराइल करने के लिए बेस्ट है। सर्जिकल
बेस्ट मेथड है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन के लिए करते हैं, रेडिएशन तो डिस्पोजेबल के लिए यूज किया जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई स्टरलाइजेशन, किसके लिए यूज किया जाता है, तो बेडशीट लिनन के लिए नहीं करोगे, ग्लव सिरिंज के लिए, ये क्या होता है, डिस्पोजेबल होता है, मतलब बोल सकते हैं रीयूजेबल, ठीक है। तो रीयूजेबल को इंसिनरेट करने का नीड नहीं होता स्टरलाइजेशन का, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, गॉज स्वेप, क्या नहीं, आप ग्लास वेयर चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, आप ड्राई हीट से स्टेराइल कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या है, वो ए है। इसके लिए एक ही चीज है कि प्रोसीजर जो स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट आर रेड हीट से आप उसको ड्राई कर सकते हो, स्टेराइल कर सकते हो, फ्लेमिंग से कर सकते हो, इंसिनरेशन से कर सकते हो, हॉट एयर ओवन से कर सकते हो। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे स्काल्पेल हो सकता है आपका, कट निडल, ठीक है, सीजर हो सकता है, फोर्सेप हो सकता है, ग्लास वेयर, आप ड्राई हीट से उसको क्या कर लो, स्टेराइल कर लो। इसमें गॉज, स्वैब, ग्लव्स, बेडशीट जो होता है वो कभी भी आप किससे नहीं स्टेराइल करोगे, तो ड्राई हीट से स्टेराइल नहीं करोगे। करने की बात आएगी तो क्या यूज करोगे, ड्राई हीट से आपको क्या स्टेराइल करना है, तो इंसिनरेशन हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, हीट, फ्लेमिंग, इन सब से आप क्या यूज करोगे, स्टेराइल। तो ग्लास वेयर जितनी भी चीजें आपके पास रखी हुई हैं उनको आप करोगे। और क्या, स्काल्पेल और सीजर, फोर्सेप्स, इनको किस चीज से स्टाइल करोगे, तो आपके पास आंसर तुरंत आना चाहिए। अगर कोई घुमा के क्वेश्चन पूछे कि बताओ सीजर को किस चीज से स्टाइल करोगे, तो इंसिनरेशन बोलोगे आप, रेड हीट से बोलोगे, फ्लेमिंग से बोलोगे, हॉट एयर ओवन बोलोगे। कभी भी आप ये सब नहीं बोलोगे कि स्वैब है उसको भी हम क्या करेंगे, जला के रख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन और ग्लास वेयर, सॉरी, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है ग्लास वेयर को स्टेराइल करने के लिए, इरेडिएशन है क्या, हॉट एयर ओवन है क्या, ऑटोक्लेव है, तो भाई साहब आंसर क्या करके हो गया, हॉट एयर ओवन आंसर जाएगा, ग्लूटरल्डिहाइड नहीं जाने वाला है, राइट आंसर सी होगा। तो हॉट एयर ओवन बेस्ट स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है बाय ड्राई हीट का। इसमें टेम्परेचर कितना रखोगे, तो अगर कोई पूछे कि हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर आप कितना रख दोगे, तो कितना रखोगे, 160 डिग्री सेल्सियस, कितनी देर के लिए, तो 1 से 2 आवर्स के लिए आप रखोगे और वो स्टेराइल होगा। वाइडली यूज किया जाने वाला मेथड होता है, उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो ग्लास सिरिंजेस जितने भी हैं और पेट्री डिशेस जितने भी हैं, पिपेट्स हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सीजर, फोर्सेप, इन सबको आप हॉट एयर ओवन से ही करोगे। ये एडवांटेज होता है कि नॉन कोरोसिव होता है मेटल डिवाइस एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर है तो अच्छी बात है। क्लियर हो रही है तो क्लास को आप शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन मिलता रहे, शेयर करते रहो आप लोग, और पढ़ाई खुद भी करो और दोस्तों को भी करवाओ, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या होता है ड्रेसिंग पाउडर को स्टाइल करने का, तो ड्रेसिंग अगर पाउडर को स्टाइल करना है तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा आपका, हॉट एयर ओवन यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, हॉट एयर ओवन से ही आपका ड्रेसिंग पाउडर जो होता है वो स्टेराइल होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको आप रख के रखो, कितना के 70 के, कितना 70,000 का क्वेश्चन है ये, हॉट एयर ओवन आ सकता है, आप इसको याद करके बैठो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिसइंफेक्शन इन द सर्जिकल यूनिट यूजिंग ग्लूटरल्डिहाइड। तो अगर हम लोग बात करें तो ग्लूटरल्डिहाइड में कौन सी बातें सही हैं, तो क्या वन प्रिपेयर्ड कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज, क्या वो सही बोल रहा है, या 1% ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है, डाइल्यूट विद 1.5 रेशियो बिफोर यूज, मिनिमम कॉन्टेक्ट पीरियड डिस्टेंस इज 20 मिनट्स। तो ग्लूटरल्डिहाइड को अगर आपको यूज करना है, कुछ चीज को क्लीन करना है, तो मिनिमम आपका जो टाइम पीरियड होगा इन्फेक्शन से कांटेक्ट रखने का वो कितना होगा, तो 20 मिनट्स तक होगा, कितना होगा, 20 मिनट्स तक वो चीजें होंगी। क्लियर है क्या, क्लियर है तो अच्छी बात है। ग्लूटरल्डिहाइड एक कोल्ड स्टेरिलिएंट होता है, क्या होता है, कोल्ड स्टेरिलिएंट होता है, कॉमनली 22% से 4% एक्वस सोल्यूशन यूज होता है इसमें। ये डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लीन हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट को, जैसे कि आपका क्या क्या करोगे, तो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वो कैसे होंगे आपके
हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि उनको धूप में रख दो, सुखा दो, तो ठीक है। डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना हो तब आप ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर लोगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन रखना है तब आप यूज कर सकते हो। जो सक्शन बॉटल्स हैं उनको क्लीन करना है तब आप यूज कर लो ग्लूटाल्डिहाइड। ब्रोंकोस्कोप जो इंडोस्कोप हो गया आपका, ईयर नोज थ्रोट इंस्ट्रूमेंट है, लैरिंगोस्कोप हो गया आपका, ठीक है। इन सबको किससे क्लीन करोगे आप? तो ग्लूटाल्डिहाइड से क्लीन करोगे। किससे? ग्लूटाल्डिहाइड से आपको क्लीन करना है। और सुनो एक और कहानी, 15 दिन के बाद आपको बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ऑफ मटेरियल वाज डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड 20 मिनट्स एक्सपोजर कितने डिग्री पे होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम नीड होता है पैथोजन को किल करने के लिए। अगर आप 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो मिनिमम टाइम कितना चाहिए? 20 मिनट्स चाहिए। मिनिमम बोल रही हूं मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रही। और कितनी देर के लिए चाहिए? तो 20 मिनट्स 20 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको रखो। वो चीजें क्या होंगी? अगर आप ब्रोंकोस्कोप आपको मिल गया, इंडोस्कोप मिल गया और बोला गया है इसको क्या करो भाई साहब, आपकी ड्यूटी CSSD में लग गई, इसको क्या करो आप स्ट्रेल करके आओ। आपको पता ही नहीं स्ट्रेल कैसे करना है तो कहां से करोगे? तो आपको ये पता चल गया ना कि ग्लूटाल्डिहाइड रखा हुआ है तो मिनिमम उसको 20 डिग्री पे होना चाहिए वो चीजें। कितनी देर के लिए रखोगे? तो 20 मिनट के लिए रखो। और बता देना कौन पढ़ाया था? अनुराधा मैम की क्लास में पढ़ा हूं मैं या पढ़ी हूं मैं, तब ये आंसर कर रहा हूं, ठीक। तो गैस जो यूज होता है फ्यूमिगेशन के लिए ओटी में और वार्ड में, उस गैस का नाम क्या है? तो आंख बंद करके आंसर करके, और क्या नाम है उसका? फॉर्मलडिहाइड है। आपका जो CO2 होता है वो जब हम लैरिंगोस्कोपी कर रहे होते हैं, लेप्रोस्कोपी, क्या लेप्रोस्कोपी जब हम कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं ताकि क्या हो? ऑर्गन विजुअलाइज हो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट पेन की भी कंप्लेन करता है, हमें वो सहना होता है पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को बोलते हैं थोड़ा वियर करो आप, थोड़ा सा कंट्रोल करो क्योंकि ये पता है हमें ये दर्द होगा। कोई आके चिल्लाने लग जाए तो फिर उसको तो इंजेक्शन दवाइयां देनी ही पड़ेंगी, ठीक। सो फॉर्मलडिहाइड जो होता है एक कलरलेस पंजेंट इरिटेंट गैस होता है। मेनली कहाँ यूज किया जाता है? ओटी के फ्यूमिगेशन के लिए। वाटर बेस्ड सॉल्यूशन को फॉर्मलडिहाइड बोलते हैं, उसको फॉर्मलिन बोलेंगे, बोलते हैं ना। फॉर्मलडिहाइड को वाटर में मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मलिन। सुना होगा, फॉर्मलिन लेके आओ, फॉर्मलिन मिक्स करो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। उसमें कैसे बनाओगे आप इस चीज को? तो उसमें 35 ml फॉर्मलिन मिलाओ, ठीक है, मतलब 40% फॉर्मलडिहाइड। 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाओ, पर क्यूबिक मीटर स्पेस ऑल्सो यूज किया जाता है, ठीक। फ्यूमिगेशन के लिए और क्या यूज कर सकते हो? तो पोटेशियम पर मैग्नेट आप यूज करो। अभी पढ़े हैं आप? अभी अगर पढ़े हैं तो कितनी खुशी की बात है, ज्यादा खुश मत होइए, ठीक है, क्योंकि पेपर अच्छा होने वाला है। जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं RRB का, वो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा क्या? आपने MSN पढ़ लिया, आपने MSN पूरा पढ़ लिया, आपने नर्सिंग रिसर्च पढ़ लिया, आपका रिवीजन स्पीड से चल ही रहा है, और क्या पूछेगा वो? और आप माइक्रो पढ़ रहे हो, और क्या पूछेगा एग्जामिनर? सिलेबस से ही पूछेगा ना, सिलेबस से बाहर तो पूछेगा नहीं। तो बिल्कुल हेक्टिक नहीं होना, थ्योरी पढ़ते रहो। थ्योरी पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द एजेंट विच इज कॉमर्शियली यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम। अगर हम बात करें डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम को जो कॉमनली यूज किया जाता है तो उसमें आता है आपका एथाइलिन ऑक्साइड। क्या आंसर आने वाला है? एथाइलिन ऑक्साइड जो होता है वो जितने भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स होते हैं उनको स्टेरिल करने के लिए यूज किया जाता है। कलरलेस गैस होता है फॉर फ्यूमिगेशन और स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वो आइटम जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, किससे? हीट से और रेडिएशन से, जैसे कि सिंगल यूज मेडिकल डिवाइसेस जो कि प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, उनको किससे करोगे आप? एथाइलिन ऑक्साइड से करोगे, क्योंकि वो रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रेड बोरो। तो रेड बोरो को यूज क्या यूज करोगे उसके लिए आप? तो बेरियम कार्बोनेट यूज कर दो, जिंक फॉस्फेट यूज कर दो, बायोगैस यूज कर दो। तो आप क्या यूज करोगे? बेरियम
कार्बोनेट यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप उसके लिए? बेरियम कार्बोनेट यूज करोगे। सो राइट आंसर इसका ए। स्टेरिलाइजेशन डिस्पोजेबल सिरिंजेस, द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज्ड। क्या किससे करोगे आप? तो अगर कोई बात करे कि डिस्पोजेबल जो स्टेराइल सिरिंजेस होती हैं उनको अगर आपको स्टेलाइज करना है तो क्या मेथड यूज करोगे? तो गामा रेडिएशन जो होता है वो यूज। अल्ट्रावायलेट तो चंदा मामा जो आपका ओजोन लेयर है वहां से निकलती हैं, ठीक है, सन से निकल रहा है अल्ट्रावायलेट, उसके लिए डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टेल करने के लिए उसकी नीड नहीं है। एथोइडल ऑटोक्लेवेशन की भी नीड नहीं, इंफ्रारेड की भी नीड नहीं है। तो गामा रेडिएशन जो है वो क्या करेगा? आपका हेल्प करेगा स्टेलाइजेशन के लिए। सो आयोनाइज रेडिएशन जैसे कि गामा हो गया, एक्सरे हो गया, वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज को, स्वैब को, कल्चर प्लेट को, कैनुला एंड कैथेटर को स्टेराइल करने के लिए यूज की जाती हैं। कोई पूछे क्या? तो रेडिएशन जैसे कि क्या आपका गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन हो गया। गामा रेडिएशन नहीं है तो क्या हो सकता है आपका? एक्सरे। एक्सरे क्या क्या जितने भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स हैं जैसे सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज हो गया, स्वैब्स जो आप यूज करते हैं, स्वैब कॉटन स्वैब, ठीक है, स्वैब जो यूज करोगे, कल्चर प्लेट्स जो यूज करोगे, कैनुला हो गया, कैथेटर हो गया, वो आपका गामा रेज से ही जो है वो हटाया जाएगा। तो बेस्ट मेथड जो होता है वो कैथेटर को स्टेराइल करने का ऑटोक्लेव है क्या, बॉयल है क्या, फ्यूमिगेशन है क्या? तो भैया क्या है? रेडिएशन होता है बेस्ट मेथड कि आप कैथेटर को क्लीन कर लो। तो रेडिएशन दैट नॉट कैरी इनफ एनर्जी टू आयोनाइज एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, उनको नॉन आयोनाइज रेडिएशन कहते हैं। उसमें से आता है आपका क्या? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा। तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा रेज की बात करें तो वो इनफ मॉलिक्यूल मतलब उनके पास नहीं है, उनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और स्टेराइल कैथेटर और सिरिंज के लिए यूज किया जाता है। अगर इसमें रेडिएशन नहीं आता तो आपका क्या आता है? अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेज आता। ऑप्शन में क्या आता है? अल्ट्रावायलेट अगर आ रहा है, क्वेश्चन सीधा कर दिया। अल्ट्रावायलेट से क्या स्टेराइल करोगे? तो आप आ जाना क्या? डिस्पोजेबल चीजें हम स्टेराइल करेंगे, ठीक है, कैथेटर सिरिंज को। या फिर इंफ्रारेज है तो उससे आप क्या यूज करोगे? तो इंफ्रा भी है तो इंफ्रारेज से आप क्या यूज करोगे? उससे भी आप कैथेटर और सिरिंज को ही स्टेराइल करोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक होता है कल्चर मीडिया, और माइक्रोबायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया जनरली होता क्या है? तो कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है, बनाया हुआ आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसमें हम वांटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीन्स मल्टीप्लाइंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म बाई लेटिंग देम टू रिप्रोड्यूस या इन कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब प्रॉपर हमारे कंट्रोल में होगा वो कि कितना हमें करना है, कितने टेम्परेचर पे ग्रो कराना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस ग्रोइंग प्रोसेस को, उस रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस को हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। वो एक अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी में देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, कल्चर मीडिया, ग्रोथ मीडिया। ये एक तरह का जेल लिक्विड होता है जो कंटेन करता है क्या? आपका न्यूट्रिएंट को, ठीक है। और यूज होता है बैक्टीरिया ग्रो के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वायरस के लिए कल्चर मीडिया कभी भी यूज नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कल्चर मीडिया किसके लिए नहीं यूज होता है? तो कल्चर मीडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, यूपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वायरस कल्चर मीडिया किसके लिए नहीं यूज करते हैं? तो वायरस के लिए कभी भी कल्चर मीडिया नहीं यूज होता, सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रो के लिए यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप का मीडिया है जैसे कि इनरिच्ड मीडिया। क्या है आपका? इनरिच्ड मीडिया है। तो इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? आपका बेसिक मीडियम होता है जिसमें न्यूट्रिएंट क्या क्या होंगे? आपके एक्स देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, क्लियर है। देखो तो आपका सिलेक्टिव मीडिया, तो सिलेक्टिव मीडिया मतलब ऐसा स्पेसिफिक मीडिया जो क्या करे? आपका स्पेसिफिक स्पीसीज मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा इन एंटीसिपेटेड इन स्पेसिमेन। सिलेक्टिव मीडिया मतलब कि क्या होता है कि वो सिलेक्टिव बैक्टीरिया के ग्रो के लिए हेल्पफुल होता है। उन्हीं के लिए स्पेशली जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके लिए
जैसे बोल सकते हैं ना कि फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये मीडिया इनरिच मीडिया होता है, जिसमें सिलेक्टेड पर्सन को चूज किया जाता है कि तुम ही जो है ग्रो करोगे, तुम्हारे जैसा खाना मिलेगा, तुम्हें जो पसंद होगा वैसा खाना उनको मिलेगा, सब कुछ ऐसा होता है। एक होता है इनरिचमेंट मीडिया, तो ये सेवरल इंग्रेडिएंट वाला होता है जो फेवर ग्रोथ ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सप्रेस द अदर, ठीक है। एक होता है इनरिच मीडियम, ठीक, एक होता है इनरिचमेंट मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम, इंडिकेटर मीडियम। तो इनरिच मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट आपके एंटीजन के फेवर में होंगे, ठीक है। और इनरिचमेंट मीडियम मतलब कि दो तरह का होगा, जैसे कि ए वाला ए बैक्टीरिया, ठीक, बी बैक्टीरिया। ए एंटीजन जो होगा, बी एंटीजन जो होगा, जो एंटीजन का हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो, जैसे कि ए एंटीजन, तो ए एंटीजन को जो जो पसंद होगा, जितना टेम्परेचर पसंद होगा, जो खाना पसंद होगा वो खाना डालेंगे, और बी वाले को सप्रेस कर देंगे क्योंकि सब कुछ तो ए को मिल रहा है। तो इस तरह का सिलेक्टिव वाले को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट मीडिया। क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट मीडिया। एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, वो ट्रांसपोर्ट डेलीगेट ऑर्गेनिज्म टू लेबोरेटरी, ठीक है, मतलब कि यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, डेलीगेट जो ऑर्गेनिज्म को जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेबोरेटरी तक पहुंचा सकें, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किया जाता है। एक होता है इंडिकेटर मीडिया, इसमें क्या होता है, कलर चेंजिंग होता है, जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो क्या होता है, इंडिकेटर मीडिया होता है। उसमें एक आता है मैकोनी मीडियम, ठीक है। एक होता है सुगर मीडिया, जिसमें 1% शुगर होता है। तो जनरली अगर कोई आपसे पूछे कल्चर मीडिया होता क्या है, तो कल्चर मीडिया एक जेल होता है, एक तरह का जल के द्वारा बनाया गया पूरा फेवरेबल इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया का वांटेड, जो हम चाहते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ कराना ही आपका कल्चर मीडिया है। उसके कुछ टाइप है, क्लियर हुआ क्या। सो विच फॉलोइंग कल्चर मीडिया फेवर ग्रोथ ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर अनदर, तो उसके लिए आपका आंसर क्या जाएगा, इनरिचमेंट मीडिया। इसको सिलेक्टिव मीडिया के नाम से भी जानते हैं, क्या, सिलेक्टिव मीडिया के नाम से भी जानते हैं। अभी आपको कल्चर मीडिया में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके आरआरबी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसको 70K करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक। तो क्लियर हुआ क्या, इनरिच मीडिया क्या है, डिफरेंशियल मीडिया क्या है, ट्रांसपोर्ट, तो क्लियर है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मीडियम दैट चेंजेस द कलर व्हेन बैक्टीरियम ग्रो इन इट। तो अगर बात करें कि बैक्टीरिया ग्रो हो गया और उसका कलर चेंज हो जाए, तो ऐसे मीडिया को इंडिकेटर मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर मीडिया बोलते हैं। क्लियर है क्या, अच्छी बात है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरस। तो टिश्यू कल्चर, एनिमल इनोकुलेशन, इनरिच मीडिया। तो वायरस के कल्टीवेशन में कभी भी हम मीडिया का यूज नहीं करेंगे। सो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, वो इनरिच मीडिया जाने वाला है। इसको तो अभी अभी आप पढ़े हैं क्या, पढ़े तो अच्छी बात है। सो द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन द ग्राम मेथड ऑफ स्ट्रेनिंग, उसको क्या बोलते हैं, जो कल पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। इसके लिए भी है, तो इन ग्राम स्टेनिंग सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्टेनिंग रिटेन बेसिक डाई कलर, ठीक है, जैसे कि जेंटीन वायलेट डाई कलर, देयर सेल वॉल एंड नॉट डीकलराइज बाय द एसिड एंड काउंटर स्टेन, वो आपका क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। अगर कोई आपसे पूछे स्ट्रेनिंग में, याद रख पाएंगे क्या आप लोग, तो कोशिश जरूर करिएगा कि आपको याद रहे। स्ट्रेनिंग में एक होता है आपका क्या, ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर आप उसमें एसिड या काउंटर स्टेन मिला रहे हो, उस एसिड काउंटर स्टेन का नाम क्या है, कार्बोल्फ्यूस्चिन या सेफ्रानिन। इनको आप उसमें ऐड कर रहे हो, लेकिन उनके कलर कैसे हैं, अभी उनका मेम्ब्रेन का कलर वायलेट है, कैसा, वायलेट कलर का है या फिर पर्पल कलर का है, तो मतलब बैक्टीरिया कैसा है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। याद कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर लीजिए। अगर कुछ बैक्टीरिया जो डीकलराइज हो जाते हैं, उनके अंदर अगर आप एसिड मिला दे रहे हो, काउंटर स्टेन मिला दे रहे हो, जैसे कि कार्बोल्फ्यूसाइन, अगर ये मिलाने के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है और उनका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, तो वो निगेटिव है।
कैसे हैं, निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव याद कर लीजिएगा, वायलेट और पर्पल कलर का आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े होंगे ना। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे पहचानोगे, ग्राम पॉजिटिव, तो पहचान लिए ना अभी आप, पढ़िए, बिल्कुल पहचानिए। तो कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर बॉटुलिज्म, तो बॉटुलिज्म का कॉमन सोर्स क्या होता है, तो अगर आपको कंटामिनेटेड वाटर लियो, इस वजह से कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस एनिमल, इन्फेक्टेड एग, तो अगर आप पैक्ड वाला खाना खा रहे हो, तो पैक्ड वाला अगर खाना खा रहे हो तो उससे देखने को मिल सकता है, क्या उससे देखने को मिल सकता है। सो 6 मंथ ओल्ड हॉस्पिटलाइज हुआ है बच्चा, बॉटुलिज्म से हुआ है, ठीक। क्वेश्चन आ गया है आपके पास, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्फेंट हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इन्फेक्शन, ठीक। तो अगर ऐसा है तो इन्फेक्ट शक ऑन हिज फिंगर एंड टो, ऐसे आप पहचान लोगे कि क्यों हुआ, हिस्ट्री है उसका। या फिर मदर स्वीटन इन्फेंट सीरियल विद हनी से करना है। हनी जो होता है क्या कंटेन करता है, बैक्टीरिया कंटेन करता है, जो इन्फेंटाइल बोटुलिज्म लीड कर सकता है। डू नॉट फीड हनी टू चिल्ड्रेन यंगर देन 12 मंथ, भैया कितने तक, कम से कम आप 1 साल तक तो बिल्कुल भी मत दो, 6 महीने तक तो एकदम होता है, कोशिश करो कि 1 ईयर तक तो बिल्कुल भी नहीं देना है। उनके लिए सेफ है जो बच्चे 1 साल से बूढ़े हो गए हैं, मतलब बच्चा 1 साल से ज्यादा हो गया, उनके लिए सेफ है। तो फूड इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू केन फूड, अगर हम लोग बात करें केन फूड किसकी वजह से होगा, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से देखने को मिलेगा। केन फूड जो होता है उनमें अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, फूड पॉइजनिंग की बात करें, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ही होते हैं भाई साहब, जिनकी वजह से देखने को मिलता है, ठीक। सो बोटुलिज्म पॉइजन जो होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो होते हैं मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ड्यू टू ईटिंग फूड इम्प्रॉपरली केन्ड। मेथड ऑफ फूड जो प्रिजर्व फूड होते हैं उनको ज्यादा लेने की वजह से देखने को मिलता है। एयर टाइट सील्ड वाला जो कंटेनर होता है वो, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें कैसे होता है, कैसे बच सकते हो, तो फॉलो करना है प्रॉपर केनिंग प्रोसीजर को। जो भी फूड केन्ड फूड यूज कर रहे हैं, देखना है कि कहाँ से बन के आ रहा है, क्या वो प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो एक होता है आपका बैसिलस सेरस, फूड पॉइजनिंग कॉमनली किसके कंजप्शन से एसोसिएटेड होता है, तो भैया फ्राइड राइस खिला दो, बहुत जो फ्राइड राइस खाते हैं बाहर का, उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, तो ये फ्राइड राइस कंटामिनेटेड हो सकता है अगर उन्होंने अच्छे से फ्राई नहीं किया, अच्छे से कुक नहीं किया, तो क्या देखने को मिलेगा भैया, उनको पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कौन करेगा, तो कौन करेगा, आपको तो क्लियर हो गया कौन करेगा, बैसिलस सेरस करेगा। चलो ध्यान देना है, अब बाहर चाउमीन गोलगप्पे फुल्की नहीं खाना है, ज्यादा फ्राइड राइस भी नहीं खाना है अभी, ठीक है। जब तक एग्जाम है तब तक मत खाओ, नहीं तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग हो जाए, आरआरबी में बैठने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व शुरू हो जाए, ठीक। तो आपका इसके लिए जो सेरस कंटामिनेटेड फूड होता है, एमिटिक टाइप फूड पॉइजनिंग, जो कि फ्राइड राइस पास्ता खाने से देखने को मिलता है। बोलते हैं ना बार बार वोमिटिंग हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो गया, बार बार वोमिटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। अगर डायरियल टाइप का बात करेंगे तो मिल्क प्रोडक्ट लेने से, वेजिटेबल मीट खाने से डायरियल टाइप का फूड पॉइजनिंग देखने को मिलेगा। सो अच्छा ये बताओ, ईडीटीए जो होता है, ईडीटीए पर्पल वायल जो होता है आपका, पर्पल वायल में कोई भी आप सुटेबल नहीं होता कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए। क्यों नहीं होता, पर्पल वायल में आप PTINR एपीटीटी नहीं भेज सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या करेगा, बाइंड कर देगा, और कोएगुलेशन के लिए जो जरूरी होता है, इसके लिए क्या ये डिस्ट्रॉय कर दे कैल्शियम को, बाइंड कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोएगुलेशन, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ा दे, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई साहब क्या करेगा, वो कोएगुलेशन में डिस्टर्ब करेगा। तो इसका आंसर क्या है, वो ये है। So EDTA is not suitable as an anticoagulant sample used for coagulation study because its chelating property it's bind to calcium ion, ठीक है। So क्या करेगा, ये बाइंड कर देगा कैल्शियम आयन को भाई साहब,
आंसर करके आ जाना, आंख बंद करो और आंसर करो कि डीटीए में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उठ जाओ मुन्ना लोग, क्यों नहीं देंगे बच्चों? क्योंकि वो क्या करेगा, बाइंड कर देगा उसमें जो इस कैल्शियम होता है आपके ब्लड में, और ऐसा कर दिया वो तो भैया फिर आपका रीडिंग गलत आएगा और बोलेंगे हमको लेना ही नहीं है सैंपल, आप देते ही रह जाओगे, परेशान रहोगे। सो टिश्यू इंजरी फॉलो बाई एक्यूट इन्फ्लामेशन मार्क न्यूट्रोफिल्स रिएक्शन क्या लीड करेगा, उसको बोलते हैं सुपुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या पढ़ेंगे? मैं तो सुपुरेशन ही पढ़ती हूँ, आप लोगों को जो पढ़ना है पढ़िए। सुपुरेशन को बोलते हैं क्या? पस फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? पस फॉर्मेशन बोलेंगे इसको। तो न्यूट्रोफिल्स का जो क्या कर सकता है वो, अगर न्यूट्रोफिल्स है तो सुपुरेशन करेगा, ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? राइट आंसर आपका सी है। तो सुपुरेशन मतलब पस फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है या एक्सुडेट बोल सकते हैं पस को, जो WBC देखने को मिलेगा, उसमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा, सेल डेब्रिज देखने को मिलेगा। कब? इन्फ्लामेशन के प्रोसीजर के टाइम पे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अगर न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट हो जाए टिश्यू में और क्या फॉर्म कर दे, नेक्रोसिस फॉर्म कर दे, तो उसको अब्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्सेस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? अब्सेस फॉर्मेशन बोलेंगे। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका? डी है। एक होता है क्लेब्स लोइफलर बैसिलस का दूसरा नाम क्या है? तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया को ही क्या नाम देते हैं? क्लेब्स लोइफलर बैसिलस। याद कर लोगे क्या? रट डालो, रट लो इसको, रट्टा मार लो, 5 बारी पढ़ लेना इसको कि क्लेब्स लोइफलर बैसिलस का दूसरा नाम क्या है आपका? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई है। आ सकता है आपके RRB में, वो 70,000 फेंक के जाएगा आपके मुंह पे। ठीक, तो क्लेब्स लोइफलर जो होता है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एक, उन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था डिप्थेरिया बैसिलाई को, इसीलिए इसको लोइफलर बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिज्म, कॉलेरा जो होता है वो एक तरह का फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। क्या होता है? फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। ये कुछ कहानी है इसके पीछे। गैस के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया गैस के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनको बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। क्या? एरोबिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे वो एनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। एनएरोबिक मतलब कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करना, वो सम टाइम फैकल्टेटिव एनरोबिक हो सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब कि वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन मिल गया तब भी उनको, मतलब कहते हैं ना कि एकदम मस्त मौजे इंसान है, रहेगा तब भी खुश रहेंगे, नहीं रहेगा तब भी खुश रहेंगे। वो किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? वो फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट एंड एरोबिक, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपका फैकल्टेटिव एंड एरोबिक जो होता है एक तरह का विब्रियो कोलेराई होता है, ई कोलाई होता है, साल्मोनेला होता है, मतलब कहीं भी रह लेंगे कोई टेंशन नहीं है, सिजेला होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है। अच्छा, ऑब्लिगेट की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम होता है। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम होता है। क्या? सफिशिएंट नंबर टू अल्टर इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल एंड प्रमोट इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस। तो ऐसा है कि जो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक बोलते हैं, जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस को प्रमोट करे। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे ए है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है भाई साहब, एक होता है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। तो प्रीबायोटिक ऐसा कंटेंट जो नॉन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट हो, जो स्टिमुलेट करे, प्रमोट करे किसके? ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये एक तरह का फूड होता है, हाई फाइबर फूड, जो फूड एक्ट एज अ फूड फॉर माइक्रोफ्लोरा के लिए काम करता है ये प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक जो होता है नाइदर एब्जॉर्ब होता है ना ही डाइजेस्ट होता है जीआई ट्रैक के थ्रू, जैसे कि आपका ओनियन और गार्गलिक। तो अगर आपसे कोई पूछे आपके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है उसको खाना कहाँ से मिलता है, तो वो कंटेंट जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जैसे कि प्याज और गार्गलिक लहसुन, वो उनको खाना देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। एक होता है प्रोबायोटिक, ऐसे एजेंट जो एक फेवरेबल प्रमोटिंग इफेक्ट दिखाते हैं लिविंग सेल और टिश्यू पे, जैसे आपके बॉडी में लैक्टोफिलस एसिडोफिलस है जो कि जीआई में प्रेजेंट होता है, ये एक तरह का प्रोबायोटिक होता है।
इसकी प्रेजेंस से इनहिबिट होता है हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ का। साल्मोनेला नहीं आने पाता है क्योंकि इनका दुश्मन कौन है, लैक्टोबिलस वहां प्रेजेंट होता है। और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंडेंट होते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए और अप्लाइड टू बॉडी के लिए। एक होता है जीनोबायोटिक, एक तरह का केमिकल सबस्टांस होता है फॉरेन टू ह्यूमन लाइफ के लिए, जैसे कि प्लांट कंस्टिट्यूएंट हो गया, ड्रग्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, फ्लेवरिंग हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। क्लियर हुआ है क्या? क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है। क्लासेस अच्छी लगी हो तो क्लासेस को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। पढ़े, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ठीक है।